या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलामत करदा। सज्जणों ते भराओ, कल इमरान खान साहब ने एक मीटिंग की सी जिहदे च फैसलाबाद रीजन सी दे नाल होर मुख्तलिफ जिहड़े शहर सी उन्हां दे लोग जिहड़े MNA MPA सी उन्हां दे जनाब वर्कर सी उहदे नाल जिहड़े उन्हां दे वोटर सपोर्टर जिहड़े समझ लो कि यूनियन कौंसल लैवल तक दे भी लोग जिहड़े सी वो शामिल सी। उत्थे कल एक डिसीजन किया गया सी, एक तो जिहड़ा भी असैम्बलियां किस तरह तोड़नियां की नहीं कि उहदा कोर कमेटी च इजलास होया सी, उस च फैसला होया जो इमरान खान साहब ने कल अपनी जिहड़ी स्पीच की उहदे च दस्सिया। अज भी इमरान खान साहब ने अपनी जिहड़ी वो एक तकरीर की प्रैस कॉन्फ्रेंस की सहाफिया के सवालों का जवाब दिता। कल भी उन्होंने सहाफिया नाल मुलाकात की कल भी थोड़े जे बंब उन्होंने फोड़े सी जी। कल भी उन्होंने एक कदम जिहड़ा वा अगे चुक्या सी, लेकिन उहदे नाल नाल उन्होंने एक प्रोग्राम जिहड़ा सी तरतीब दिता सी कि इलैक्शन कराओ मुल्क बचाओ। ये बार बार जिहड़ी इक्को ही गल कर रहे कि मुल्क बचाओ। तो मेरा ख्याल कुछ लोग जिहड़े वो सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब पता नहीं अपनी सीट बचाने वास्ते ये कर रहे हैं, अपनी हुकूमत आने वास्ते कर रहे हैं। नहीं, इस गल नूं अगर गौर किया जाए जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो देखो कि जिस वेले बंदा डायरी लैके निकलिया गुज़श्ता 75 साल से जदों को वज़ीर आज़म निकलिया उस वक्त लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन इमरान खान साहब जिस दिन निकले अवाम जी वो बाहर आ गई। वजह यह है कि एक फैसला गलत होया, उन्होंने अवाम ने मनण तो इनकार कर दिता। बहरहाल के जी फिर उस तो बाद वो मैना मानो वाली जी रट आ चलती रही। ये दौरान जबर तशद्दद भी होंदा रहा। ये दौरान जनाब जो कुछ होया तुहाडे अखां दे सामने होया, लेकिन अवाम ने बड़े अखलाक और मुहब्बत दे नाल मैसेज दिता जी उन्होंने लोगों को जिन्होंने देना चाहिए सी। यानी पहला जिमनी इलैक्शन होया जी पंजाब का जी, उहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर चीज़ हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होने के बावजूद, ताकतवर मशीनरी इस्तेमाल होने के बावजूद, इलैक्शन कमीशन की मशीनरी इस्तेमाल होने के बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने जनाब जिस अपने जिहड़ा लीडर आ उहदे नाल यकजहती का इजहार किया और उन्होंने कामयाबी दिलाई। फिर इमरान खान साहब जनाब जिहड़ा कौमी असैम्बली के जिमनी इलैक्शन होए जी उहदे विच उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी आवाम के ताबन नाल बनाया जिस उन्होंने 7 सीटां जीतियां। इस दौरान के अंदर उन्होंने कातलाना हमला भी किया गया, उन्होंने जान तो भी मारन की कोशिश की गई। उन्होंने नाल जो आजम स्वाति साहब ने, शहबाज गिल साहब ने या बाकी जो कुछ हो रहा जेडे एंकरस आ जेडे वीलॉगर आ जेडे बड़े बड़े उन्होंने जो कुछ होया ये सारे मामलात होए आ जी। ये सारे मामलात के बावजूद इमरान खान साहब बार बार अदारियां की ताजीम और इज्जत और वकार बहाल रखते हुए जिहड़ा एक प्रोटेस्ट का तरीका वा वो अख्तियार कर रहे। उहदे तहत ही अज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जिहड़े आ चौधरी अशफाक साहब उन्होंने सईद अहमद सईदी साहब ने इत्थे जनाब एक रैली का एहतमाम किया कि इलैक्शन कराओ मुल्क बचाओ। इलैक्शन कराओ मुल्क बचाओ दे विच चौधरी अशफाक साहब ने जिहड़ी रैली की उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। सईद अहमद सईदी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने जिहड़े लीडर आ उन्हां दा मैसेज उन्हां तक आवाम तक कन्वे करने की कोशिश की। लेकिन ये वजह की है जी, ये जो टोबा शहर है जी ये गुज़श्ता 15 साल तो दी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किला गिनिया जाता सी। लेकिन आवाम जी वो अंदर जो रजीम चेंज हुई आ टोबा टेक सिंह के अंदर भी आवाम का रजीम चेंज हो गया। ये जोड़े मुस्लिम लीग के मेरे MNA साहब आ उन्होंने सोचना चाहिए, अपनी जी पार्टी आ उन्होंने इस गल दसना चाहिए कि साडे विच कोई फॉल्ट जरूर आ जिहदी वजह के नाल आवाम जी वो इमरान खान साहब वाल जा रही है। गल देखो जी तनकीद भी होनी चाहिए तो तामीर भी होनी चाहिए। इस गल इस चीज़ से लिया जाए कि यार ये चीज़ जी मेरे ते हिट कर रहे नहीं, ये कोई किसी को नहीं करना चाहिए। गौरमेंट भी ये सोचना चाहिए ये जोड़े एंकर आ या जोड़े मुहिबे वतन लोग आ जोड़े पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम आ ये उन्होंने दस्त बदस्त अर्ज कर रही जिन्हों के अगे करनी आ। पिंडी के उदन खड़े होकर उन्होंने बड़ी अर्ज की कि माफ़ी दे दिओ हुण इन्हां तो सानू जनाब इलैक्शन नवा लै आओ ताकि मुल्क के अंदर कोई बेहतरी की सूरत हाल बन जाए। इन्होंने जनाब जिस तरीके के नाल वादे किए सी, लॉन्ग मार्च किए सी कि महंगाई घट करांगे, डीजल सस्ता करांगे, डॉलर सस्ता करांगे, खादा सस्तियां करांगे, क्या वो सारा कुछ होया? वो आवाम का ये होया जी भी अगे जी बंदा 2 टाइम रोटी खाता सी हुण 1 टाइम रोटी ते आ गया जी। एक भी नहीं बल्कि नाश्ता ही करता जी, रात तक वो गुजारा इदा ही करता कि चलो यार सवेरे पैसे बचा लो सवेर नूं हुण सौ जाने।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਜ਼ਾਬ ਗਰਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ 145 ਤੇ 150 ਸੀ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ 232 35 ਆ ਤੇ ਕੋਈ 32 33 ਰੁਪਈਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੌਫ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਭਾਈ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਆ, ਮੁਈਸ਼ਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਾਜੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੌਜੂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਚੌਧਰੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਵੀਲੌਗਰ ਸੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ YouTube ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ TV 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 99% ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਬਲਕਿ 95 ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। 2-5-6 ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 145 ਤੇ 150 ਸੀ, ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ IMF ਕੋਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਐਂਕਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਜੇਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਾ, ਨਾ ਟਕਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। इशफाक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रैली का आगाज किया गया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि मुल्क की मईशत
ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ ਲਿਆ। इलेक्शन कराओ रैली का आगाज किया गया है। वो कैंडिडेट, वो प्राइम मिनिस्टर हो जो आपका प्राइम मिनिस्टर हो, जिसको आप वोट है, जिसको आप सिलेक्ट करें। कि चोरों की हुकूमत लाने के लिए हमारी मुंतखब हुकूमत को हटाया गया, वो माफ हो गए हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की अदालतें हैं? इन्हीं अदालत कल तक इनके ऊपर केस बनाते थे। इमरान खान ने कोई केस नहीं बनाया इन पे। जरदारी ने नवाज शरीफ के केस बनाए और नवाज शरीफ ने जरदारी पे केस बनाए। पैसा जो पाकिस्तान आ जाता था, जो पैसा पाकिस्तान नहीं आता था, उससे फिर बड़े बड़े मेफेयर में अपार्टमेंट्स भी लिए गए, फिर हाइड पार्क में भी लिया गए, फिर ऑफशोर अकाउंट्स भी बनाए गए। तो ये आज से 30 साल पहले से गेम चल रही है। और इस मुल्क का पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से बाहर भेजा, जिस पैसे की जरूरत पड़ी वो पाकिस्तान मंगवा लिया। जिस तरह शहबाज शरीफ ने टीटी करके पाकिस्तान पैसा जो जरूरत पड़ती थी कि कोई घर खरीदना है, कोई कुछ करना है, कोई वो वापस आ जाता था, बाकी पैसा इनका बाहर रहता था। अब इन लोगों का जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अगर हमारा रुपया गिरेगा तो इनका तो डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, इनको तो फायदा है। इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं है जिधर पाकिस्तान जा रहा है। फिक्र आप सबको, हमारी तरह के लोगों जिनका कोई बाहर मुल्क से मैंने जिसने 30 साल मुल्क से बाहर कमाई की थी और जो उसी कमाई से फ्लैट भी लिया था, जो सब कुछ बेच के आज अपने मेरे मुल्क में पैसा, जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में, उनके लिए ये बड़ा तशवीशनाक है कि अगर मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ चला गया, ये सारे हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ये हम सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे ये होगा कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। जो हमारे अपने पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्यों अपने डॉलरों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे जब रुपया गिरता जा रहा है और उनको खौफ है कि आगे और गिरेगा। तो किसी ने अपने वो डॉलरों में पैसा रखे, वो क्यों कारखाने लगाएं, कोई क्यों प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में लाए। तो इसके बहुत दूर के असरात पड़ेंगे, मनफी असरात हमारे मुल्क पे पड़ेंगे। तो लिहाजा मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए आज ये चीज़ें रखना चाहता हूँ कि ये हमारे जो हालात हैं, हमारी सारी कौम को समझना चाहिए कि ये हमारे मुल्क से क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले आपके सामने ये अदाद व शुमार रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी कौम ये पहले देख ले कि जब हमें ये पाकिस्तान मिला था 2018 को, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का। कभी इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा खसारा कोई छोड़ के नहीं गया। और ये जब खसारा छोड़ के गए, तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी कौम को इसको आगाह भी करूँ, इसकी तरबियत भी करूँ, इसको एज आपका एक बड़ा हो के आपको एजुकेट भी करूं कि ये हुआ क्या हमारे मुल्क से। ये जब खसारा छोड़ के गए थे, तो जो पेट्रोल, जो तेल है, जो असल वजह है कि हमारा जो खर्चा, हमारे डॉलर क्यों कम होते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बाहर से होती है, जो हम बाहर से खरीदते हैं, वो है तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनके दौर में तकरीबन आधी कीमत थी तेल की आलमी मंडी में। जब हमारी बारी आई तो ये समझ जाएं कि ये तेल की कीमत, ये जो कोरोना से कि जब कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस हुए हैं, तो हमारे दौर में आखिरी वक्त पे $103 से तेल गया 115-20 डॉलर तक भी पहुंचा। तो जब तेल बढ़ता है तो फिर हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, डॉलर्स हमारे ज़्यादा खर्च होते हैं, डॉलर कम हो जाते हैं। डॉलर जब कम होते हैं तो रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है और हमारे रिजर्व पे प्रेशर पड़ता है।
تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، یہ جو ہمیں انہوں نے رجیم چینج پہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی 2022 میں 2021 میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا، اور جو ہمارا 2022 تھا، چوتھا سال تھا، اس میں 6% تھا۔ 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا، یہ مارشل لاز میں ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں یا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں۔ یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں، اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران جب ایوب خان کا دور تھا۔ صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو۔ یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کے باوجود اس نے 5.7 اپنے تیسرے اور 6.8 پہ ہماری اکانومی گرو کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا۔ ہندوستان کے حالات دیکھیں، ان کی منفی میں چلی گئی تھی گروتھ ریٹ۔ ایران کا دیکھیں جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے۔ تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو مینج کیا، اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی، اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا۔ ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا۔ 31 ارب ڈالر کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی جو ریکارڈ تھا۔ نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی، ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں 32 ارب ڈالر پہ۔ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ کی پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ڈیفیسٹ وہ 4% تھا، نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں۔ ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا جو ریکارڈ تھا۔ ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی۔ اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا جو کہ ریکارڈ تھا۔ جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی، اب یہ سمجھیں، انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے، اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے۔ یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا، انہوں نے جو سیٹ اپ کیے، اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی، اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے، کیپیسٹی اتنی زیادہ کر دی، ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا، ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی، پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی۔ تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے، ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں، بلین یونٹس میں، مطلب ارب یونٹ، 116 ارب یونٹس میں۔
इन्होंने कोई अपनी इस दौर में डैम नहीं बनाई। हमने 6 डैम्स का शुरू किया, जिसमें 2 बड़ी डैम्स थी। ये 50 साल के बाद हमने शुरू किया। हमने हेल्थ कार्ड किया, जो दुनिया एक्नॉलेज करती है कि एक लांसेट मैगजीन है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इश्यूज के ऊपर मैगजीन आती है, जो सबसे रिस्पेक्टेड है। उसमें उन्होंने हमारी तारीफ की कि जो पाकिस्तान हेल्थ कार्ड लेके आया है, ये हमारे से बड़े अमीर मुल्कों के अंदर भी इस तरह की लोगों के लिए, अवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी जो हम लेके आए। हमारा जो एहसास प्रोग्राम था वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ। वो जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने कहा कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत की तरफ जा रहा है, जो हमारा एहसास प्रोग्राम था। और हमारी जो बिलियन ट्री सुनामी थी, जो हम दरख्त लगाने की कैंपेन शुरू की हुई थी, ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया। ये बोरिस जॉनसन, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, मेरा नाम लेके यूनाइटेड नेशंस में तारीफ की कि पाकिस्तान एक बाकी मुल्कों से आगे निकला हुआ है ये मौसम की तब्दीली की फाइट के अगेंस्ट। और अब मैं आता हूं कि हुआ क्या पाकिस्तान से। मैं जो ये आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब, इसका मकसद ये है कि रजीम चेंज हुआ। ये जब मैं आपको अदाद शुमार दे रहा हूं, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसमें ये शाया हुए हैं। और मैं ये फिर से कहूं कि ये इस हुकूमत ने शाया किए हैं, ये हमारे दौर की इकोनॉमिक सर्वे में शाया नहीं हुए। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूं अदाद शुमार, ये हमारे हर साल की जो इकोनॉमिक सर्वे निकलती है उसमें से मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं। अब देखिए हुआ क्या। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो 178 रुपए का डॉलर था। आज ओपन मार्केट के अंदर 250 रुपए का